इस वीडियो में हम 30 जुलाई के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला एडिटोरियल है, एज कॉन्फ्लिक्ट एक्सपांड टू रेड सी इंडिया क्रूड ऑयल, जो हमारे पास क्रूड ऑप्शंस हैं उसके रिगार्डिंग देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये शशि थरूर जी ने लिखा है कि एज 850 सीट्स लोकसभा, मतलब 850 सीट्स हो जाती हैं तो मोर एमपी में और जो लेस पार्लियामेंट हो गए, तो कहीं ना कहीं 850 जो सीट्स होने के डिसएडवांटेज हैं वो इसमें बता रखे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें बोला है कि ओपन एआईज रोग एजेंट ट्राइड अटैकिंग अदर फर्म्स टू, कि जो जो रोग एजेंट है उसने और जो फर्म्स हैं उसके ऊपर भी अटैक किया, तो एक तरीके से जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ए एजेंट्स का वो दिखाएगा। उसके बाद ये वाले आर्टिकल में इंडियाज रिफ्यूजल टू अपहोल्ड एक ग्लोबल गिग वर्क लॉ, तो इंडिया ने जो ग्लोबल गिग वर्क लॉ है उसके लिए इंडिया ने रिफ्यूज़ किया है, तो उसका एनालिसिस है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें एफ सी आर ए बिल 2026 या थ्रेट टू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके रिगार्डिंग एनालिसिस है। तो इसी के साथ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो है एज कॉन्फ्लिक्ट एक्सपांड टू रेड सी इंडियाज क्रूड ऑप्शंस, कि हमारे पास क्या क्या क्रूड ऑप्शंस हैं। तो देखिए, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट था जो पहले मोस्टली क्या था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कन्फाइंड था। तो अब जो रेड सी में जो हौती रिबेल्स हैं वो उन्होंने जो सऊदी अरेबिया टैंकर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया है, तो कहीं ना कहीं जो ऑयल सप्लाई रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही जो इंडिया का हम इसमें देखेंगे कि जो रशियन क्रूड और अल्टरनेटिव सोर्स हैं उसको इंडिया कैसे मैनेज करता है, कैसा जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे आएगा। तो देखिए, पहले क्या हो रहा था, लाइक स्ट्रेट ऑफ हरमुज बब अल मंदेब स्ट्रेट है, वहाँ से भी बहुत सारा मतलब एक ही क्रिटिकल चौक पॉइंट की तरह इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ग्लोबल ट्रेड है और जो एनर्जी सप्लाई है वो पास होते हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है वो तो बिल्कुल एक चौक पॉइंट था ही। जो बाबल मंदेब है वो कहाँ है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन इससे कनेक्ट करता है और फिर फर्दर अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। तो पहले क्या हो रहा था, जो सऊदी अरेबिया है वो अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो रेड सी के थ्रू भेज रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बब अल मंदेब भी में भी देखा जा रहा है कि जो व्हीकल की डेंसिटी है, एवरेज जो वीक वेसल्स हैं वो ड्रॉप हुए हैं। पहले जहाँ 43 पर डे व्हीकल्स पास हो रहे थे वो अब कितने हो गए हैं, 31 पर डे हो गए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो हouthis हैं, जो यमन में हouthis हैं, उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया है और उनकी वजह से जो टैंकर्स हैं उनका रीरूट किया जाना पड़ रहा है उनको। देखो, या तो इनको क्या करना पड़ेगा, सुएज कैनाल किससे भेजना पड़ेगा, और फिर अदरवाइज़ वहाँ से नहीं हो पाता है तो फिर अफ्रीका के चक्कर लगा के आना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ कॉस्ट भी बढ़ेगी और जो ट्रांजिट टाइम है वो भी बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं जो ऑयल प्राइजेज हैं उनको भी बढ़ाएगा। अब देखो, ये सब इंडिया के लिए बहुत मैटर करता है कि इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है, तो हम अपनी जो ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 88% है वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इवन जो रशियन ऑयल है जो आ रहा था वो भी कहाँ से, रेड सी से पास हो रहा था। हालांकि अभी हम कितना, लगभग 2.6 मिलियन बैरल पर डे, और जो 90% ऑफ इंडियाज ट्रेड है जो इस रूट से आ रहा था वो अभी तक तो अनअफेक्टेड है, लेकिन फ्यूचर में इस पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर देखो रेड सी में जो रूट है वो डिसरप्ट हो जाता है तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, इंडिया वेस्ट एशिया में जो क्रूड सप्लाईज हैं उनको बाईपास करेगा और जो यूएस और साउथ अमेरिकन क्रूड ऑयल सप्लाईज हैं उनके ऊपर फिर रिलाई होना पड़ेगा, लेकिन इनमें लॉन्गर वॉयज और जो कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ जाएंगे। दूसरा जो है कि भाई, सऊदी अरेबिया की एक ईस्ट वेस्ट यनबू पाइपलाइन है, तो यहाँ से लगभग 3 से 5 लाख बैरल पर डे इतना ये क्या क्रूड ऑयल कैरी करती है। तो जब तक रेड सी अनइंटरप्टेड रहता है तब तक ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई सोर्स रहेगा। इवन जो एनालिस्ट हैं वो ये भी मान के चल रहे हैं कि इंडिया क्या करेगा, जो रशियन ऑयल है उसका जो इम्पोर्ट है वो कहीं ना कहीं इंडिया बढ़ा बढ़ा देगा अगर सिचुएशन यहाँ से वर्सन होती है तो। अब देखो, इंडिया का अगर हम एनालिसिस करें तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो रशिया से पहले कितना था, 1 मिलियन बैरल पर डे हो रहा था फेब्रुवरी में। अब वो 2.6 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच गया जून में। और अभी जो इंडिया टोटल इंपोर्ट कर रही है उसका 50% रसिया से आ रहा है, जबकि प्री वॉर शेयर कितना था,
मैक्सिमम 40% तक गया था जो स्टेट ऑफ हरमुज से आ रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल है वो बढ़ी है। तो और रशिया ने भी क्या है इसके लिए एफर्ट किए हैं कि जो एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी उसको बूस्ट कर दिया है। तो यूक्रेन की का जो स्ट्राइक्स हुई उसके बाद जो रशियन रिफाइनरीज थी वो क्लोज हो गई थी। तो उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा बैरल्स क्या कर रहा है अब रशिया, चाइना और इंडिया को सप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर ये रिफाइनरीज वापस से नॉर्मल हो जाती है उस केस में रसिया अपने जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है उसको रिड्यूस कर सकता है। तो एनालिस्ट मानते हैं कि जो अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस हैं रशियन एक्सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो पर्टिकुलरली ब्लैक सी में है, नोवो नोवोरोसियक जो टर्मिनल है, वो इंडिया की जो क्रूड ऑयल सिक्योरिटी है उसके लिए काफ़ी क्रिटिकल है। तो इसमें ऑथर ने कंक्लूड किया है कि देखो कॉन्फ्लिक्ट वाइड वाइड हो रहा है। पहले क्या था, स्टेट ऑफ हॉर्मूज था, अब रेड सी तक फैल रहा है। तो ऐसे में इंडिया के लिए जो रशियन ऑयल की अवेलेबिलिटी हो गई और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जैसे नई मार्केट यूएस और साउथ अमेरिका है उन पे डिपेंडेंस बढ़ रही है। तो ऐसे में इंडिया क्या कर रहा है, मल्टी फ्रंट एनर्जी रिस्क इसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है और साथ में हमें क्लोज मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है कि जो भी मिडल ईस्ट और जो रशियन चैन सप्लाईज हैं उनका क्या इम्पैक्ट है उसको लेके। नेक्स्ट आर्टिकल है जो 850 सीटें लोकसभा में हो रही हैं उसके रिगार्डिंग। तो बोला जा रहा है कि ज़्यादा एमपी होंगे लेकिन उससे पार्लियामेंट में डिसरप्शन बढ़ेगा। तो ये इस अभी रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ने रिवाइज जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसको रिवाइज किया है और जो लोकसभा की सीट है वो 824 या 850 कर देने की आशंका है। तो बोला जा रहा है कि एक मेजर शिफ्ट होगा इंडिया के इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर में। और इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है कि भाई 543 सीटें हैं सिंस 1972, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन लगभग डबल हो गई है। तो देखो ऐसे में बोला जा रहा है कि डीलिमिटेशन पॉपुलेशन के करंट पॉपुलेशन के बेसिस पे हो रहा है। तो ऐसे में जो साउदर्न स्टेट हैं एक तो उनके ऊपर ये क्या है, पेनल्टी की तरह है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया और अब उन्हीं को इसका नुकसान हो रहा है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको इसका फ़ायदा होगा डिस्पाइट उनकी वीक परफॉर्मेंस थी पॉपुलेशन फ्रंट पे। साथ में हम देख सकते हैं जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है वहाँ पे भी ये देखा गया है कि अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा लेजिस्लेचर का नंबर बढ़ा दिया जाता है तो लेजिस्लेशन में एक तरीके से केओस बढ़ जाता है। और होता क्या है कि वो कुछ ही लोग हैं जो बोल पाते हैं, बाकी लोग तो क्या है पेसिव वोटिंग मशीन बन के रह जाते हैं। इवन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें जो लीगली 435 सीट्स को कैप कर दिया गया था 1929 से। हालांकि जो यूएस की पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है, 3 गुना हो गई है तब से। लेकिन बोला जा रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी है उसको एंडलेसली बढ़ा देना मतलब सही चीज़ नहीं है। ऐसे ही हम देखें जो 850 मेंबर मान लो कर दिए जाते हैं लोकसभा में और 4 घंटे की डिबेट का सेशन होता है, तो इसमें क्या होगा 15 से 20 एमपी ऐसे होंगे जो बोल पाएंगे आउट ऑफ 850। बाकी लोग तो क्या होंगे, सिर्फ साइलेंट प्लेस होल्डर बन के रह जाएंगे बाकी पूरे 5 साल के पीरियड के लिए। तो इसके जो ट्रेंड्स है ऑलरेडी वो विजिबल भी है कि भाई सिटिंग डेज हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगे, बिल पास्ड होंगे तो उसमें भी वॉइस वोट और स्क्रूटनी वो बहुत कम होगी और साथ में जो अपोजिशन है वो आराम से साइडलाइन हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इससे जो पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में एक अल्टरनेटिव मॉडल की बात करिए कि इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग लोकसभा हम क्या कर सकते हैं, यूएस का एग्जांपल को फॉलो कर सकते हैं और जो नेशनल लेजिस्लेचर है उसको तो कॉम्पैक्ट रख सकते हैं और जो एमपीज को एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको रिप्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए। साथ ही सपोर्ट स्टाफ का नंबर बढ़ा दो, मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स ले आओ और जो कमिटी स्ट्रक्चर है उसको रोबस्ट बना दो। तो गवर्नमेंट इसके लिए आर्गुमेंट देती है कि जो सिंगल एमपी है वो 2 से 3 मिलियन की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन बोला गया है कि ये कहीं ना कहीं जो एमपी का रोल है उसको मिसरीड करता है। एमपी की कोर ड्यूटीज़ क्या है कि नेशनल लेजिस्लेशन बनाओ, फॉरेन पॉलिसी पे काम करो, जो मैक्रो इकोनॉमिक ओवरसाइट्स हैं उनके ऊपर काम करो और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करो, ना कि जो म्यूनसिपल लेवल सर्विस डिलीवरी है उस पर फोकस करो। ठीक है कि भाई जो मैक्रो गवर्नेंस है या मैक्रो लेजिस्लेशन है उसमें एमपी का रोल है, ना कि जो माइक्रो लेवल पे
म्यूनसिपल लेवल पे सर्विस डिलीवरी का काम उस एमपी का है। तो जो लोकल गवर्नेंस और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, जो एमपीज का नंबर बढ़ा सकते हैं ताकि ग्रीवांस और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके। साथ ही जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 73rd 74th से जो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती राज है में लोकल बॉडीज़ बनी हैं तो उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और जो लोकसभा का रोल है उसको बिल्कुल नेशनल गवर्नेंस पे फोकस रख सकते हैं। तो ऐसे में बोला गया कि जो ओवरसाइज लेजिस्लेचर है उसमें क्या होगा, ज़्यादातर लोगों की कोई रियल वॉइस होगी नहीं। वो क्या करेंगे, बस कंप्लाइंस को फॉलो करेंगे, ना कि स्क्रूटनी पे इतना फोकस रहेगा। और जो डिबेट्स वगैरह है वो कहीं ना कहीं बस कैबिनेट तक शिफ्ट होके रह जाएंगी। तो जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन लेजिस्लेटिव मॉडल है उसके इक्विवेलेंट हो सकता है, जहाँ पे एक लार्ज बॉडी है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव तो हैं लेकिन बस केवल अपलोड करने के लिए, जहाँ प्री डिटरमाइंड डिसीजंस हैं रेदर देन जेन्युइन डेलिबरेट, जो जेन्युइनली डेलिबरेट बॉडी होने के। तो ऐसे में कंक्लूड किया जा सकता है कि जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो क्वालिटी ऑफ डिबेट में है, ना कि क्वालिटी ऑफ डिबेट में है, या फिर जो कमिटी स्क्रूटनी है वो रिगरस होनी चाहिए। लोकल गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ना कि एक मेगा चैम्बर बना के छोड़ देने से कुछ मतलब ट्रू रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए फॉर द एग्जिस्टिंग एमपीज। साथ ही लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहिए रेदर देन जो लोकसभा है उसको एक साइड से ज़्यादा एक्सपांड कर देने से। और इससे क्या होगा, अगर हम लोकल बॉडी स्ट्रेंथन करेंगे या एग्जिस्टिंग एमपीज की ओवरऑल जो पावर्स हैं उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे, तो इंडिया की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो डिपन ही होगी। तो एक ओपन एआई रोग एजेंट है, तो उसने जो अदर दूसरी फर्म के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की। तो ये एक तरीके से जो एआई के बढ़ते खतरे हैं उसको ये आर्टिकल दिखा रहा है। तो रिसेंटली क्या हुआ, ओपन एआई एक एजेंट के रिगार्डिंग जो एआई एजेंट है उसकी टेस्टिंग कर रहा था। तो वो एजेंट ने बेसिकली क्या किया कि दूसरी जो कस्टमर्स हैं उसको साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया या उसके ऊपर अटैक कर दिया। और वो जो दूसरा कस्टमर था वो न्यूयॉर्क बेस्ड कुछ मॉडल लैब था उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो जो मॉडल एग्जीक्यूटिव है उसने क्लैरिफाई किया कि मॉडल ने जो खुद का प्लेटफॉर्म था उसको हैक नहीं किया गया, बल्कि जो रोग एजेंट है उसने जो सैंडबॉक्स होस्टेड प्लेटफॉर्म था उसको ब्रीच किया। और उसके बाद उसने क्या किया, एक इसको लॉन्च पैड की तरह यूज़ किया और फिर वाइडर अटैक परफॉर्म किए। तो इसमें क्या किया, सीटीओ ने, जो मॉडल का सीटीओ था, उसने बताया कि एआई एजेंट ने क्या किया, जो मॉडल कस्टमर था उसका वल्नरेबल कोड था तो उसको यूज़ किया और उसके थ्रू बाद में वहाँ पे कुछ अनऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट्स थे तो उनके थ्रू अटैक परफॉर्म कर दिया। और ये बताया कि जो एआई एजेंट है उसने लगभग 4 सेपरेट सर्विस है उनको ब्रोक कर दिया। तो ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो हगिंग फेस है उसने पब्लिश किया है कि भाई एक डिटेल्ड पब्लिक टाइमलाइन इस पूरे इंसिडेंट की पब्लिश की है, इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी अराउंड हाउ ब्रीचेज अनफोल्ड, की भाई ऐसे जो ब्रीच है वो कैसे होते हैं उनके अराउंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके इसके रिगार्डिंग। साथ ही ओपन एआई ने माना है कि ऐसा और कहीं ऐसी अदर एक्टिविटी नहीं देखी गई है जो इस लेवल पे जिसकी सीवर्टी हो, जैसा कि हगिंग फेस प्लेटफॉर्म लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ कहीं देखने को मिला हो। तो इस एपिसोड का क्या सिग्निफिकेंस है कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो एआई एजेंट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, और वो क्या है, जो उनका ओरिजिनल टेस्टिंग एनवायरनमेंट है उसके भी बियॉन्ड जाके इम्पेक्ट कर रहे हैं। जो वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिस है और इवन जो अनरिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ये इंसिडेंट एक तरीके से हाईलाइट कर रहा है कि जो इमर्जिंग एआई सेफ्टी के रिगार्डिंग और जो सिक्योरिटी चैलेंज है उसके रिगार्डिंग कि कैसे मतलब कुछ
जो कंटेनमेंट, ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी इश्यूज जो एआई फर्म्स के हैं वो देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इंसिडेंट क्या है, एक रियल वर्ल्ड इंस्टेंस है जहाँ पे हम जो एआई सेफ्टी कंसर्न्स की बात करते हैं और जो ऑटोनोमस एजेंट्स हैं वो जो इंटेंडेड बाउंड्रीज हैं उनके बियॉन्ड जाके एक्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से स्ट्रोंगर सैंड बॉक्सिंग है, कंट्रोल है या स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हाइजीन है, उसके रिक्वायरमेंट पे फोकस करता है। साथ ही ये बोलता है कि यहाँ पे क्लियर अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एजेंट है वो ज़्यादा पावरफुल और वाइड स्प्रेड हो गए हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल वो इंडियाज रिफ्यूजल टू अपहोल्ड ए ग्लोबल गिग वर्क लो। तो जून 12 को क्या हुआ, जिनेवा का जो आईएलओ का कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे एक कन्वेंशन लाया गया, कन्वेंशन नंबर 193। इसका टाइटल था डिसेंट वर्क इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, एक तरीके से फर्स्ट बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर गिग वर्कर्स, जैसे जो भी है राइडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, डेटा लेबलर्स हैं, इनके रिगार्डिंग। तो टोटल 406 वोट्स क्या हुए, फेवर में डाले गए, 8 अगेंस्ट में डाले गए और 36 एबसेंटीज थे। और इंडिया भी क्या था इनमें, वन ऑफ द एबसेंटी था। तो अंडर आईएलओ में क्या होती है, ट्री पार्टेट वोटिंग सिस्टम होता है, जिसमें केवल इंडिया जो ओनली इंडियन गवर्नमेंट के डेलीगेट्स थे उन्होंने एबसेंटी वोट एबसेंटी वोट को चुना ऑन कन्वेंशन 193, जबकि इंडिया के जो एम्प्लॉयर और वर्कर्स का डेलीगेट्स थे उन्होंने इसके फेवर में वोट किया। तो कन्वेंशन में क्या प्रोविज़न है, एक तो इन्होंने जो फ्लोर ऑफ राइट टू प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उसको एक्सटेंड किया कि अभी मतलब कैसे उनको एक कंपनी क्लासिफाई कर रही है। तो इसमें जैसे मिनिमम पे को कवर होना चाहिए, टाइमली पेमेंट्स होने चाहिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात करी, सोशल सिक्योरिटी भी कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल्सो इसमें क्या किया गया है कि जो एल्गोरिथम मैनेजमेंट है उसकी भी बात करी गई है। जो प्लेटफॉर्म्स को मतलब जो डिसीजंस हैं उनके रिगार्डिंग भी क्या ज़्यादा डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उनको राइटिंग में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। साथ ही जो ह्यूमन टच है उसको बनाए रखने, उस यो ह्यूमंस को भी लूप में लाने की ज़रूरत है, रादर देन कि ओपेक एल्गोरिथम बना दें और अकाउंट्स को डिसएक्टिवेट कर दें यानी या कभी भी या फिर कुछ भी वर्क एलोकेट कर दें। तो ये सब नहीं होना चाहिए, एक ह्यूमंस को लूप में रख के ही काम किया जाना चाहिए। अब एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया में लगभग कितने थे, 2020-21 में 77 लाख से 1.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे, जो नीति आयोग ने बोला है कि 2030 तक 2.35 करोड़ इतने हो जाएंगे। और जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है उसका 6.7% टोटल होंगे। लेकिन जो अभी भी क्या है कि ओनली 15% जो गिग वर्कर्स हैं उन्हीं को कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटी है, बाकी को किसी को सोशल सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है। और देखो इंडिया ने खुद का भी एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, उसके अंदर गिग वर्कर्स के लिए जो गिग वर्कर्स है और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको डिफाइन किया। और ऐसा करने वाला इंडिया क्या है, वर्ल्ड का पहला सेंट्रल लॉ था। तो यहाँ पे जो अराउंड 1 to 2% एनुअल टर्नओवर है उसको सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए भी इंडिया ने बोला है कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन हम अगर इसका प्रैक्टिस में देखा जाए तो ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, ना तो सेंट्रल लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है ठीक से, ना ही जो स्टेट्स हैं उन्होंने प्रॉपरली स्पेसिफाई करा है कि नेचर, क्वांटम और एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स की क्या होगी। तो ओवरऑल क्या है, ये अनऑपरेशनलाइज्ड है अभी तक। लेकिन जो कुछ स्टेट है जैसे राजस्थान ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट 2023 बनाया था, इवन कर्नाटका और तेलंगाना में भी क्या वेलफेयर बोर्ड बनाए गए हैं। और इन सब के बावजूद भी इंडिया ने क्या, सेंटर ने इंटरनेशनल लेवल पे एब्सेंटी वोट को चुना है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया क्या फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ का, और जो ऑलरेडी 8 में से 6 जो कन्वेंशन है, कोर कन्वेंशन है, उसको इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है। हालांकि इंडिया ने कौन कौन से कन्वेंशन, 87 एक तो जिसको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और कन्वेंशन 98 राइट टू ऑर्गेनाइज या कलेक्टिव बार्गेनिंग, और 190 जो क्या है वायलेंस एंड हरासमेंट एट वर्क, इनको रेटिफाई नहीं करा। तो ये 2-3 हैं जिनको रेटिफाई नहीं करा, बाकी 6 को रेटिफाई कर रखा है। तो इंडिया की जो एब्सेंटिंग है वो एक तरीके से क्या सिग्नल कर रही है
कि हम जनरली क्या है, जो बाइंडिंग ओब्लिगेशंस हैं उनको उनको फॉलो नहीं करते। तो इंडिया का एक प्रिंसिपल की तरह इंडिया ने कर रखा है, अनटिल हम कि जो एकदम जो डोमेस्टिक लॉ बना लें, ताकि एक कंसिस्टेंट और लेकिन कॉशियस जो अप्रोच है उसको फॉलो किया जा सके। तो अभी इससे क्या होगा, अगर इंडिया ने एब्सेंटीनेस करा है तो होगा क्या कि जो गिग वर्कर्स, अगर हम इंडिया इसके फेवर में वोट करता है तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी बैक्ड प्लेटफॉर्म को के ऊपर इंडिया रिड्रेसल, जो भी गिग वर्कर्स होते हैं वो रिड्रेस या फिर जो भी उनकी समस्याएं उनको सोल्व करवा सकते थे। लेकिन इंडिया ने अभी के लिए जो इससे अपने आप को एब्सेंटी रखना चूज किया है। तो कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि जो इस वोटिंग से क्या निकल के आया है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं इन एक्शन को चूज किया है ओवर कमिटमेंट एट ग्लोबल स्टेज। जो कहीं जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको बाइंडिंग जो इंटरनेशनल राइट्स हैं उनसे दूर रखेगा, और जो गिग इकोनॉमी और की ग्रोथ और जो वर्कर प्रोटेक्शन है उसके बीच में गैप को वाइडन कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल एफसीआर बिल 2026 के बारे में कि ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है सीएसओ के लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो जो एफसीआर अमेंडमेंट बिल 2026 है ये पिछली बार मानसून सेशन में भी लाया गया था, मतलब अभी लाया गया है, लेकिन इसको पिछले सेशन में क्या पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि बहुत सारा प्रोटेस्ट देखा गया था, किनसे, पर्टिकुलरली जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ उनके साइड से। अब देखो जो एफसीआई फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, उसको हमेशा क्या किया है, रेगुलेट ही किया गया है, प्रोहिबिट कभी नहीं किया गया। इवन जब से एफसीआरए एक्ट ओरिजिनली बनाया गया था 1976 से। अब इसका रीज़न क्या है कि कुछ जो भी रियल और परसीव्ड फियर हमेशा देखा गया है कि इससे क्या हो सकता है कि फॉरेन फंडिंग से पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन देखा जा सकता है। एफसीआरए 2010 में, मतलब 2010 में एफसीआरए में अमेंडमेंट लाए गए और जो फ्रेमवर्क है उसको टाइटन किया गया। तो इसमें जो लार्ज स्केल फॉरेन फंडिंग है उसको प्रिवेंट किया गया। साथ ही कंट्रीब्यूशन, जैसे पर्टिकुलर जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं या फिर मीडिया पर्सन है, जज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो इनको फॉरेन फंडिंग मिले, इसको कर्व किया गया। लेकिन जो अभी जो नया बिल आया है वो इसके एक स्टेप फर्दर चला गया है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो रिसीव किया जाता है। तो हाँ, ऐसा है कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल होता है तो उस केस में जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है उसके साथ साथ जितने भी एसेट क्रिएट हुए हैं इतने टाइम पीरियड में उन सबको सीज कर लिया जाएगा, और या फिर वो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उनके पास चले जाएंगे। इवन फॉरेन मनी, सारे एसेट फुल्ली फॉरेन मनी से नहीं बने, पार्शियली भी फॉरेन मनी से बने तो भी। इसमें एक अनयूजुअल प्रोविज़न और डाला गया है कि जो एसेट वेस्टिंग रूल है वो तब भी अप्लाई होगा जब कोई ऑर्गेनाइजेशन वो वॉलंटरी सरेंडर कर दे, कि उनका सर्टिफिकेट है वो वॉलंटरी सरेंडर कर दे, उस केस में भी सारे एसेट चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इतने सालों में जो भी लेजिटिमेट फॉरेन फंडिंग से भी अगर कुछ उन्होंने क्रिएट किया है तो वो सारा का सारा स्टेट के पास चला जाएगा। इसमें फर्दर क्या क्लोज है कि भाई जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो ऐसे जो भी वेस्टेड ट्रांसफर्स हैं या वेस्टेड एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकती है, या तो किसी सेंट्रल मिनिस्ट्री को या स्टेट गवर्नमेंट को या फिर लोकल बॉडीज़ को। इवन जो इसका सेल और ऑक्शन भी किया जा सकता है, या फिर जो भी प्रोसीड होगा उसको फिर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ रही है। और एक और इसमें क्लोज 16L डाला गया है जिसमें क्या बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जम्प्ट कर सकता है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो ये भी क्या है, एक वेग स्टैंडर्ड है जो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव को एक डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है। अब देखो जो एग्जिस्टिंग एफसीआरए कंडीशंस हैं, जैसे सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर कोई फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन का एलिगेशन है या फिर कम्युनल टेंशन का एलिगेशन है। तो ऑलरेडी ये सब तो है ही,
इसके अलावा भी जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा हार्शर हो गए हैं, और जो एसेट फॉरफिटिंग है वो भी एक नया क्लोज ऐड कर दिया गया है। तो देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकता है, प्रॉपर कंप्लीटली रूइन कर सकता है। अ, अगर और साथ में ही क्या है, ये एक तरीके से मिसयूज़ के भी चांस बढ़ गए हैं इसमें, क्योंकि किसी के ऊपर भी जो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन या सिमिलर चार्जेस लगाना आसान है। और इसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन है वो भी बहुत वेग है, और कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी है उसके भी अगेंस्ट इसको समझा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो रिस्क है वो आर्बिट्रेरी और अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा अगर ये जो क्लोज है जिस पब्लिक इंटरेस्ट वाला लागू होता है तो। और इसमें इससे क्या होगा अल्टीमेटली, जो माइनॉरिटी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशनल और कल्चरल एनजीओ हैं वो डिसप्रपोर्शनेटली चेंज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो फॉरेन फंडिंग पे रिलाई करते हैं। तो कंक्लूजन में यही बोला जा सकता है कि भाई गवर्नमेंट के पास जो एफ सी आर ए सर्टिफिकेट कैंसिल करने का पावर आ गया है उसको एक्सपांड कर दिया गया है। साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन फंड एसेट्स हैं वो किसी स्टेट अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। तो ये भी क्या है, मतलब काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ऐसे में जो एफ सी आर ए बिल 2026 है ये एक स्लेज हैमर इफेक्ट लेके आएगा किस पे, सिविल सोसाइटी पे। और जो पब्लिक इंटरेस्ट एग्जाम्पशन वाला वेग क्राइटेरिया है वो भी कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो हमें इस बिल को बहुत स्क्रूटनी के साथ, केयरफुल स्क्रूटनी के साथ पास करने की ज़रूरत है। सो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।